नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे डीएनए केमिस्ट्री अकेडमी में, और जिसमें हम डील कर रहे हैं केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरे कम्पिटिटिव लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है भी अपना, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी इससे आते हैं। और इसकी हम कम से कम 70-80 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम वीबीटी की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वीबीटी। वीबीटी जो है वो पोलिंग नामक एक साइंटिस्ट था, उसके द्वारा दी गई। वीबीटी पोलिंग नामक साइंटिस्ट के द्वारा क्या है प्रपोज की गई एक थ्योरी है। वीबीटी में हम क्या करते हैं, वीबीटी में हम जो मॉलिक्यूल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें दिया जाता है उसका हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। उसके हाइब्रिडाइजेशन से हम डील करते हैं। उसके बाद में जब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं तो अब उसकी हम शेप या ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करते हैं। शेप या ज्योमेट्री आइडेंटिफाई हम करते हैं। इसके बाद में दिए गए कॉम्प्लेक्स में हम जब ये काम कर रहे होते हैं तो इसके बाद हम उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम ये पता लगाते हैं कि हमें जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। कि हमें जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। या क्या है भी, डायामैग्नेटिक है। फिर उसके बाद हम उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पता करते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट पता करने के लिए जो फॉर्मूले का यूज करते हैं वो होता है म्यू इक्वल टू रूट n इंटू n प्लस टू बोहर मैग्नीट्यूड। यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमें इस प्रोसेस के दौरान पता लगते हैं। जब ये पता हो जाता है तो हम उस कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन या लो स्पिन अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो वो कहना सीखते हैं। इसके बाद हम उस कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन या लो स्पिन अगर वो है तो वो पता उसका लगाते हैं। हाई स्पिन या लो स्पिन। इसके बाद हम क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को के बारे में ये जानकारी जुटाते हैं कि वो दिया गया को जो कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, या जो हमें दिया गया है वो कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली हम वीबीटी के अंदर इस सीक्वेंस में चलते हैं। कोई भी हमें जो कॉम्प्लेक्स देगा उसके हमें ये चीजें क्या है भी पूछी जाती हैं, और इन्हीं चीजों पे आपका सवाल बनता है। और बेसिकली हम भी इसी सीक्वेंस में इस वीबीटी को क्या है भी पढ़ने वाले हैं। वीबीटी कोई हमारे लिए नया टॉपिक तो है नहीं, वीबीटी हम 12th क्लास में पढ़कर आए हैं और हमें
ये मालूम है कि जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो सेंट्रल एटम होती है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, तो वो सेंट्रल एटम अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाती है। और वो वैकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं वो जो कम एनर्जी के भी होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होकर के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटलों के अंदर जो लिगेंड हैं वो अपनी डोनर साइड से क्या है भी अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और इस प्रकार हमारे कॉम्प्लेक्स का क्या है भी निर्माण होता है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों में जो सेंट्रल एटम होती है वो अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट कम एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल क्या है भी प्रोवाइड करवाती है, उनको आपस में मिक्स करती है और मिक्स करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है। कितने बनाती है? जितनी उसकी सेट जो होती है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर उसके बराबर वो क्या है भी वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है भी बनाती है। उन वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटलों के अंदर क्या है भी आपका जो लिगेंड का जो डोनर एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या है भी डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं और इस प्रकार हमारे कॉम्प्लेक्स का क्या है भी निर्माण होता है। कई बार ये देखा जाता है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के अंदर जो सेंट्रल एटम होती है वो हाइब्रिडाइजेशन में जब इन्वॉल्व होती है तो कई बार उस सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज हो जाता है और कई बार चेंज नहीं होता है। चेंज होने से हमारा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है और कई बार इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। बेसिकली वीपीटी में जो मेन चीज यही सीखने वाली होती है कि कब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है और कब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है, और यही हम आगे थोड़ी देर बाद में सीखने वाले हैं। लेकिन जब वीबीटी हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण होती है और जब वीक लिगेंड होता है तब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की जो चर्चाएं हैं वो सीएफटी की बातें होती हैं। जब वीबीटी की जब डिस्कवरी हुई, जब स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड जैसी कोई बातें नहीं थी, तो पोलिंग ने किस प्रकार ये पता किया कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। इसके लिए पोलिंग एक्सपेरिमेंट करता था, कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या करता था अभी एक्सपेरिमेंट करता था और एक्सपेरिमेंट करके पोलिंग सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो काउंट कर लेता था। मैग्नेटिक मोमेंट काउंट होने के बाद में वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करता था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करता था। अब जब उसको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता हो जाते थे तो उनके अकॉर्डिंग वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता था। अब जब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता तो जो खाली बचे जो ऑर्बिटल होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर आपस में इंटरमिक्स करा करके क्या है भी वो हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेता था। बेसिकली जो पोलिंग है वो उल्टा चलता था और उल्टा चल के वो हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेता था। लेकिन हमें सवाल में हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट करने के एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। हमें तो कॉम्प्लेक्स देख के उसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना आना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कहाँ इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी और कहाँ इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए हम डेवलप करते हैं भी एक ट्रिक और उस ट्रिक के द्वारा हम ये सीखेंगे कि पहले कहाँ इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है और कहाँ इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। बेसिकली अब हमारी हेडिंग क्या है कि सेंट्रल एटम के अंदर कहाँ इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी और कहाँ नहीं होगी, ये पता करना अब हमारा मूल लक्ष्य है आगे के कुछ मिनटों। तो आप यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें।
वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कब इलेक्ट्रॉनों की सेंट्रल एटम के अंदर पेयरिंग होगी और कब पेयरिंग नहीं होगी। ये पता करने के लिए हम क्या है एक ट्रिक डेवलप करते हैं, और उस ट्रिक को जब सीक्वेंस वाइज आप फॉलो करोगे तो वो हर कॉम्प्लेक्स के पर आपकी अप्लाई होगी, और वीबीटी के जितने भी सवाल हैं जो पीछे के पेपरों में आए हैं वो आसानी से आपके सवाल सोल्व हो जाएंगे। आपको 1% भी दिक्कत आने वाली है नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको वो ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक की एक बात हमेशा याद रखना कि ट्रिक को हमेशा ही सीक्वेंस में क्या है भी आपको अप्लाई करना है। अब जो ट्रिक सीख रहे हैं वो ये ध्यान रखनी है कि आपको ये वाली ट्रिक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होगी, यानी उनकी सेंट्रल एटम में आपको ये पता चल जाएगा कि किस में इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करवाना है और किस में चेंज नहीं करवाना। चेंज से मतलब है पेयरिंग करवानी है या नहीं करवानी है। हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स है, अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है भी। ये सारी बातें अब आगे जो होने वाली हैं। इसके अंदर ये क्या है आपकी सेंट्रल एटम है। क्या है भी एक सेंट्रल एटम। अब ये सेंट्रल एटम जो है वो हो सकता है आपकी 3D सीरीज की हो, और हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आपकी किसकी हो 4D या 5D सीरीज की हो। फोर डी या 5D सीरीज की ये हो सकती है। अगर ये मैटर 4D और 5D सीरीज की होती है तो ये कहा जाता है कि आपको यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवाना होता है। चेंज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चेंज से मतलब है कि हमें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे हम तो वहां इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हमें करवानी है भैया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है आपकी ये जो मेटल है वो 3D सीरीज की हो। जब मेटल किसकी हो 3D सीरीज की होती है तो आपके पास दो संभावनाएं होती हैं। सबसे पहले अगर मेटल 3D सीरीज की है तो आपको क्या करना है, इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। अगर ये है तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ये आपको चेक करनी है। अब इसके अंदर दो संभावनाएं आपकी बनती हैं। हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 से ज्यादा हो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा है तो आपको इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवानी होती है भैया यहां, यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होता है। चेंज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको चेंज करना होता है यहां। दूसरी संभावना ये है कि हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो है वो या तो +3 हो, +3 से कम हो या फिर +3 ही हो। अगर ऐसा है, अगर
ऐसा है तो आपको सबसे पहले उस सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए लिगेंडों की नेचर चेक करनी होती है। चेक द नेचर ऑफ लिगेंड, चेक द नेचर ऑफ लिगेंड। अब यहां फिर दो संभावनाएं आपकी आती हैं। यहां फिर आपकी क्या आ जाती हैं, दो संभावनाएं बन जाती हैं। अब वो दो संभावनाएं कौन कौन सी हैं? हो सकता है ये जो लिगेंड जो सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हैं, ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, H2O, H2O, ONO माइनस, SCN माइनस एक्सेट्रा। बेसिकली स्पेक्ट्रो रासायनिक केमिकल सीरीज के अंदर H2O तक के लिगेंड इस कंडीशन में आपके आ जाते हैं। अगर ये लिगेंड जुड़े हुए हैं तो आपको यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना होता भैया। नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इन लिगेंडों के अलावा क्या होगी, अदर लिगेंड आ जाए, कोई भी लिगेंड, तो आपको चेंज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चेंज करना होता है। ये सारी बातें किनके लिए है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके लिए हो रही हैं। कहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करना है, यानी कहाँ इलेक्ट्रॉनिक की पेयरिंग करवानी है, कहाँ नहीं करवानी, ये सारी बातें मैंने आपको इस फैक्टोरियल के द्वारा समझा दी हैं। ये आपको याद रखना है। अब इसमें दो स्पेशल नोट और हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना है। फिर आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आप जो है जो भी ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर बनते हैं, चाहे वो उसका हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछे, चाहे उसकी आपसे शेप पूछे, चाहे हाई स्पिन लो स्पिन पूछे, या अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे, चाहे मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछे, सब कुछ निकालने की हालत में हम पहुंच जाएंगे। तो आप यहां तक उतारिए, इसके बाद हम दो नोट हैं उनकी चर्चाएं करते हैं। ये जितने भी बातें हो रही हैं भी, ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हो रहे हैं। अब तक हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स का कहीं जिक्र भी नहीं किया है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। सबसे पहला नोट जो हमें यहां ध्यान रखना होता है, नोट नंबर फर्स्ट, वो क्या है भी आपके पास मेटल क्या होगी, 3D सीरीज की। 3D सीरीज की अगर आपको मेटल दी जाए, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, विद अमोनिया लिगेंड हो, उसके अंदर क्या होगी, विद NH3 लिगेंड, NH3 लिगेंड दिए जाएं और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, तो यहां आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना होता भैया, यानी नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस ये होता है। चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
पहला नोट आपका ये फैक्टोरियल से जब आपको ये कंडीशन आप इसका आंसर निकालोगे तो ये चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस आपका आएगा, लेकिन ये स्पेशल केस मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना होता है। फैक्टोरियल अप्लाई करने से पहले आप इसको जरूर देख लेना कहीं ये नोट 1 का केस तो नहीं है। दूसरा नोट क्या कहता है? दूसरा नोट ये कहता है कि आपके पास क्या हो गई, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें हो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, और इसके साथ में H2O, OH-, ऑक्सो लिगेंड, ऑक्जिलेटो लिगेंड, ये वाले लिगेंड जुड़े हुए हैं, या इनमें से कोई एक लिगेंड जुड़ा हुआ हो, H2O, OH-, O-2, OX-2 ये लिगेंड क्या है भी लगे हुए हैं। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम, क्या हो, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, और इसके साथ क्या जुड़े होंगे, H2O, OH-, O-2, OX-2 ये लिगेंड लगे हैं। ये वाले लिगेंड क्या है भी लगे हुए अगर आपको दिखाई दें तो ये चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस आपका बनता है। यदि आपको ये कंडीशन दी हुई हो और आप फैक्टोरियल अप्लाई करोगे तो ये आपका नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस आपका आएगा फैक्टोरियल से। लेकिन आपको मैंने स्पेशल लिखा दिया है कि आपको यहाँ क्या करना है भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। तो फैक्टोरियल अप्लाई करने से पहले आपको ये दोनों नोट क्या है ध्यान रखने होते हैं। अगर ये नोट भूल गए तो VBT का सवाल आपका गलत हो जाएगा कोऑर्डिनेशन 6 के कंपाउंडों के लिए। अब ये सारी बातें हमने सीख ली हैं। इसके बाद में हम ये सीख चुके हैं कि कब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें चेंज करवाना है और कब चेंज नहीं करवाना। अब जब चेंज करवाना होता है तो चेंज होने के बाद में, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में इलेक्ट्रॉनों को भरा कैसे जाता है, अब हम ये सीखेंगे आने वाले हमारे वीडियो के अंदर। और उसके बाद में हम कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 के जितने भी सवाल बनते हैं उनके ऊपर हम सवाल करेंगे। तो आने वाले वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने चेंज करवाना सीख लिया, अब चेंज होने के बाद में जब इलेक्ट्रॉन हमें वापस भरने होते हैं चेंज करके, वो कैसे भरे जाते हैं हम वो सीखेंगे। तो आप यहाँ तक उतारिए, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।